साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को हड़पने के बाद आज एक बार फिर से रशिया ने यह साबित कर दिया कि बेशक आर्थिक रूप से उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो, लेकिन सैन्य रूप से उसका सिक्का आज भी पूरी दुनिया में चलता है। जिस तरह रशिया ने आज के समय अपने लाखों सैनिक यूक्रेन से लगते बॉर्डर और क्रीमिया में तैनात कर दिए हैं, ठीक ऐसा कुछ साल 2014 में भी हुआ था, जब रशिया ने अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए कमजोर यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर दिया था। तब भी इतनी ही मात्रा में टैंक्स, मिसाइल्स, तोपें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स वगैरह सब कुछ ही रशिया ने यूरोप से सटते वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात कर दिए थे। वहीं अमेरिका समेत नाटो और पूरे के पूरे वेस्टर्न देश न तब रशिया को रोक पाए थे और न ही आज रोक पाएंगे। उस समय भी अमेरिका समेत बाकी के वेस्टर्न देशों में से कोई भी यूक्रेन की सैन्य मदद करने के लिए सामने नहीं आया था, और आज भी ठीक वैसा ही हुआ। यूक्रेन ने सालों पहले रशिया के डर से नाटो मिलिट्री अलायंस का सदस्य बनने की इच्छा जताई थी, जो कि अमेरिका और बाकी के नाटो सदस्य देशों ने आज तक अप्रूव नहीं किया है। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और फिर उसके बाद यूक्रेन और रशिया के बीच कोई छोटी मोटी सैन्य तनातनी हो गई, तो फिर अमेरिका और बाकी के नाटो सदस्य देशों को ना चाहते हुए भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। बस यही कारण है कि नाटो यूक्रेन को सदस्य बनाने से कतरा रहा है। लेकिन इस बार की घटना से रशिया जो अमेरिका और बाकी के नाटो सदस्य देशों को संदेश देना चाहता था, वो उसने दे दिया है, जिसके बाद अब वो खुद ही पीछे हट रहा है। दरअसल बीबीसी, रॉयटर्स और कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि यूक्रेन के साथ कई दिनों के तनाव के बाद रशिया अब क्रीमिया और यूक्रेन से लगते बॉर्डर पर अपनी भारी डिप्लॉयमेंट को कम करने जा रहा है। इस चीज का ऐलान रशिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर सर्गेई शोइगु ने खुद ही किया है और बताया कि हमारे सैनिकों ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की काबिलियत को एक बार फिर से प्रदर्शित कर दिया है। इसलिए उन्होंने 58th और 41st आर्मीज और कुछ एयरबोर्न डिवीजन्स को वापस अपने परमानेंट बेसिस पर जाने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। ये प्रक्रिया शुक्रवार यानी आज के दिन 23 अप्रैल को शुरू होगी और 1 मई तक ये सभी ट्रूप्स अपने परमानेंट बेसिस पर वापस चले जाएंगे। हालांकि रशिया की तरफ से ये नहीं बताया गया कि वो कितनी संख्या में अपने सैनिक पीछे करने वाला है, लेकिन रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये जरूर कहा कि ये कोई यूक्रेन के खिलाफ ट्रूप्स बिल्डअप नहीं था, बल्कि एक तरह की एक्सरसाइज थी जो वो अपनी टेरिटरी में रहकर कर रहा था। साथ में रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उनको जो इस एक्सरसाइज और सरप्राइज चेक से ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य पूरे करने थे, वो पूरे हो चुके हैं। इसीलिए अब वो अपने ट्रूप्स को वापस पीछे परमानेंट बेसिस पर ले जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने इस खबर के आने के बाद बहुत ही बड़ी राहत की सांस ली है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट करके रशिया के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि हम बस शांति चाहते हैं। वैसे जो भी हो, इस पूरी घटना ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि रशिया अभी भी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि अमेरिका या फिर नाटो के देश उसको हल्के में लें। वहीं ये भारत के लिए भी एक बड़ी सीख है कि अपने युद्ध हर एक देश को खुद ही लड़ने पड़ेंगे, और चाइना के साथ भी अगर भारत की कोई जंग होती है तब भी अमेरिका समेत क्वाड या कोई और वेस्टर्न देश कोई भी भारत का साथ नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा बाहर से कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग कर दें। मगर जिस तरह इस पूरी घटना में यूक्रेन की सैन्य मदद करने के लिए अमेरिका या नाटो का कोई भी सदस्य देश सामने नहीं आया, ठीक उसी तरह मौका आने पर भारत की मदद के लिए भी कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो उनके पास यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाकर रशिया के खिलाफ उसकी मदद करने का एक सुनहरा मौका था, जो कि अमेरिका और नाटो ने डर के मारे नहीं किया। खैर, वैसे इस घटना के बाद क्या आप अमेरिका को एक भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।